आज के वीकली डिस्कोर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज मेरे पास जो सवाल आए हैं उनमें मान्या के कुछ प्रश्न हैं, सागर का सवाल है कुछ, और मेरा ख्याल है एक दो लोगों ने और सवाल पूछे हैं। आज हम लोग मान्या के सवालों से चर्चा शुरू कर सकते हैं। इनके बहुत सारे सवाल हैं, उस क्रम में मैं नहीं पढ़ रहा हूँ जिस क्रम में इन्होंने भेजा है। मैं किसी सवाल को जो मुझे ठीक लग रहा है वहां से शुरू कर लेता हूँ। एक सवाल इन्होंने पूछा है, खुद का आत्ममूल्य कहाँ से आता है। शायद ये पूछना चाहती हैं कि एक आदमी जब अपना कोई इंसान जब अपना वैल्यू बनाना चाहता है तो कैसे तय करता है कि उसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो, इसमें दो पक्ष हैं, एक है खुद और दूसरा है मूल्य। आत्म मतलब होता है सेल्फ, मैं, और मूल्य का मतलब होता है कोई वो चीज जिसको आप समझते हैं कि वो कीमती है, जिसको आप डिजायरेबल मानते हैं, वांछनीय मानते हैं। जैसे हम कहते हैं कि दुनिया के तमाम मुल्कों में नागरिक अरब स्प्रिंग के समय इसलिए निकले क्योंकि वो चाहते थे कि उनके मुल्कों में लोकतंत्र आए। इसका मतलब लोकतंत्र को वांछनीय मानते थे, डिजायरेबल मानते थे। तो उन मुल्कों में जहां लोकतंत्र नहीं था और लोग उसके लिए अरब स्प्रिंग में सड़कों पर निकल आए, तहरीर स्क्वायर में जमा हो गए, तो हम कहेंगे कि उनके लिए लोकतंत्र एक मूल्य है, लोकतंत्र की वैल्यू है। किसी गरीब आदमी के पास आप चले जाइए, उसे पूछिए कि जीवन में क्या चाहते हो, वो कहेगा खाना चाहते हैं, मकान चाहते हैं। इसका मतलब है कि उसके घर पर छत नहीं, इसलिए मकान का उसके लिए मूल्य है, वैल्यू है, वांछनीय है मकान उसके लिए। वो 2 जून का खाना चाहता है, इसका मतलब उसको भूख से होने वाला कष्ट पता है, इसलिए उसके दिमाग में फूड का एक वैल्यू है। अब कभी सरकारी स्कीम देखो, सरकारी स्कीम इसी तरह से बनाई जाती है। जो दल सरकार में होता है वो पहले पता लगा लेता है कि इंसानों के, उस राज्य के इंसानों में किस चीज की वांछनीयता है। अगर किसी सरकार ने पता लगाया कि बहुत सारी महिलाएं हैं जो गांव में रहती हैं और वो अभी भी लकड़ी के ईंधन पर खाना बनाती हैं, उससे उठने वाला धुआं उनकी आंखों में जाता है, खाना बनाना काफी मुश्किल काम है, तो सरकार को लगा कि इन महिलाओं के जीवन में जरूर क्लीन फ्यूल का, स्वच्छ ईंधन का मूल्य होगा, वांछनीयता होगी। ये चाहती होगी कि इनको स्वच्छ ईंधन मिले। इसलिए सरकार क्या करेगी, सरकार की स्कीम लेके आएगी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना से सरकार उन महिलाओं को जिनके पास अभी लकड़ी से खाना पकाने का ऑप्शन है, एक ज्यादा वांछनीय ऑप्शन उनके सामने, ज्यादा वांछनीय विकल्प उनके सामने रखती है कि आपको अपनी आंख खराब करने की जरूरत नहीं है, लकड़ी का धुआं अपने फेफड़ों में जाने की जरूरत नहीं, उसको आप रोक सकते हैं। हम आपको एक क्लीन फ्यूल दे रहे हैं। और बदले में वो औरतें क्या करती हैं, जिन महिलाओं को सरकार ने उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा दे दिया, वो महिलाएं उस सरकार के दल को अगले चुनाव में वोट करती, क्योंकि सरकार ने उनके लिए एक वांछनीय चीज जो उनके लिए मूल्यवान थी उसको उनके जीवन में दे दिया। सरकार देखती है कि देश में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास फूड नहीं है, सरकार एक दूसरी स्कीम लेके आती है, फूड सिक्योरिटी। और पीडीएस स्कीम से सरकार गांव गांव, शहर शहर में गरीबों की पहचान करती है, जो भूखे हैं, जिनके पास अनाज नहीं है, खाना नहीं है, उनको 20 किलो गेहूं दे दिया, 10 किलो चावल दे दिया, कुछ चना दे दिया, कुछ और जो फूड ग्रेन्स हैं दे दिया। इलेक्शन के पहले तो मस्टर्ड ऑयल दे दिया, दाल दे दी, क्योंकि इन चीजों का उनकी जिंदगी में मूल्य है। तो मूल्य का मतलब होता है जिसको आप वांछनीय मानते हैं, जिसकी आपके दिमाग में डिजायर है। जिस आदमी की जिंदगी में खाने पीने की कमी नहीं है, उसकी जिंदगी में खाने पीने का मूल्य नहीं है। उसके घर में देखो कि खाना बहुत बर्बाद होता रहता है, खाना बनता है, तमाम तरह की डिशेज बनती हैं, और थोड़ा सा खाया और बाकी वेस्ट हो गया। उनके घरों में जाओगे, देखोगे बच्चे तमाम खाना थाली में छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको खाना शुरू से मिलता रहा, कभी उन्होंने भूख झेली नहीं, तो उनके लिए भूख, उनके लिए खाने का कोई मूल्य नहीं। तब वो जो अमीर ज्यादे हैं, एलीट लोग हैं, धनाढ़ लोग हैं, उनके लिए क्या मूल्य, उनके लिए किसी 3 करोड़ वाली पोर्शे, लैंड रोवर, रेंज रोवर, इस तरह की गाड़ियों का मूल्य होगा, बड़े बड़े बंगलों का मूल्य होगा।
कि कहीं वो गोल्फ कोर्स के पास बंगलो होना चाहिए, वहां विला होना चाहिए, उसकी डिजायरेबिलिटी है। तो अब तुमने पूछा है कि खुद का आत्ममूल्य क्या है, तो सवाल का जरूर जवाब ये है कि पहले तुम खुद हो कौन। अगर तुम खुद एक गरीब आदमी हो तो तुम्हारी जिंदगी में मूल्य जो तुम्हारा है वो सिर्फ इस बात से जुड़ा है कि तुम अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर लो। जिस किस्म की गरीबी में तुम रह रहे हो उस गरीबी में तुम्हारा आत्ममूल्य केवल भौतिक वस्तुएं हैं। लेकिन अगर तुम एक दलित हो और आज से 80 साल पहले के भारत में रह रहे होते तो किस चीज का तुम्हारी जिंदगी में अभाव होता? डिग्निटी का, सम्मान का, अस्मिता का। तो तुम्हारे लिए मूल्य क्या होता? तुम किसकी मांग करते? तुम मांग करते कि हमको अस्मिता मिले, हमको अधिकार मिले, हमारे साथ छुआछूत बंद करो, हमको स्वतंत्रता दो, हमको समानता के साथ ट्रीट करो। यही तो है अम्बेडकराइट मूवमेंट। अम्बेडकर ने क्या समझा कि भारत के बहुत सारे दलितों के दिमाग में वांछनीयता है समानता की, और उस आंदोलन को उन्होंने खड़ा किया जिसको बाद में काशीराम मायावती ने आगे बढ़ाया। तो दलितों के लिए किस बात का आत्ममूल्य है? समानता। तो अगर इस बात को तुम समझते हो तो जिंदगी में प्रायः आदमी अपना आत्ममूल्य कैसे तय करता है? वो जिंदगी में जिस चीज को सबसे ज्यादा वांछनीय मानता है उसी चीज को मूल्यवान समझता है और वही चीज हासिल करने की कोशिश करता है। तुम सबने सिद्धार्थ की कहानी सुनी है। सिद्धार्थ वो जो आगे चल के गौतम बुद्ध बना। सिद्धार्थ के पास, सिद्धार्थ राजकुमार है। अब राजकुमार है तो उसके पास खाना, कपड़ा, रहने के लिए महल, इन सब चीजों की तो कोई कमी नहीं। इसलिए सिद्धार्थ के जीवन में मकान मूल्यवान नहीं था, सिद्धार्थ के जीवन में कपड़े मूल्यवान नहीं थे, भोजन मूल्यवान नहीं था। सिद्धार्थ के जीवन में ज्ञान मूल्यवान था। राजकुमार होते हुए भी उसके दिमाग में वो प्रश्न मूल्यवान थे जिनका जवाब वो मानता था किसी के पास नहीं। और वो कहां निकल गया? जंगल में निकल गया। क्या ढूंढने? अपने 4 सवालों का जवाब ढूंढने। तो अगर तुम्हारा सवाल यह है कि खुद का आत्ममूल्य क्या है, तो ये आत्ममूल्य सिद्धार्थ के लिए अलग था जिसको उसने गौतम बुद्ध बन के हासिल किया। ये गांधी के लिए अलग था जिसको गांधी ने साउथ अफ्रीका में जाके हासिल किया कि उनका आत्ममूल्य क्या है। गांधी जब बैरिस्ट्री की पढ़ाई करके लौटे लंदन से तो उनका आत्ममूल्य दूसरा था। साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन के डिब्बे से उतार के और प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया गया तो दूसरा मूल्य बना गांधी का। हम सब अपनी अपनी जिंदगियों में अपना अलग अलग मूल्य तय करते हैं। मैं एक टीचर हूं, अलग मूल्य तय करूंगा। कल मैं नेता हो जाऊं, अलग मूल्य तय करूंगा। एक सन्यासी ने अपना अलग मूल्य तय कर रखा होगा। तो एक इस सवाल का जवाब यह है कि जिंदगी में आप किस उत्कृष्टता को हासिल करना चाहते हो, जिंदगी में आप किन अभावों से जूझ रहे हो, वही प्रायः आपके लिए मूल्यवान बनते हैं। एक सर्जन बहुत अच्छा डॉक्टर है, चाहता है कि सर्जरी में और रिफाइंड हो जाए। उसका कोई मरीज जिसकी वो सर्जरी करे कभी उसको बीमारी, ऐसा कभी नहीं हो कि वो बीमार रह जाए, उसको हमेशा बीमारी से निजात मिले। उसके लिए यही मूल्य है। इसका दूसरा एक मायने है कि हम सब अपने आप को अलग अलग इंसानों के तौर पर देखते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इंसान वो प्राणी है जो बौद्धिक है, सुना होगा तुमने। लोग कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग इज रैशनल बीइंग, मनुष्य एक बौद्धिक प्राणी है। कुछ कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज इमोटिव बीइंग, इज एन इमोटिव बीइंग, मनुष्य एक भावनात्मक प्राणी। कुछ कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ सोशल बीइंग, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी। कुछ कहते हैं ह्यूमन बीइंग इज अ पॉलिटिकल बीइंग, मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी। अब जो मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं वो मानते हैं सबसे बड़ा मूल्य क्या है? सामाजिकता का विकास। जो मनुष्य को भावनात्मक प्राणी मानते हैं वो क्या मानते हैं? संवेगों का विकास। जो मानते हैं मनुष्य बौद्धिक प्राणी है वो समझते हैं कि बौद्धिकता का विकास होगा, सारे जो मूल्य हैं वो बौद्धिक है। तो आप इंसान की समझ कैसे बनाते हैं? अपने आप को प्राइमरी तौर पर, प्राथमिक रूप में आप क्या समझते हैं? अगर आप समझते हैं कि मैं एक भावनात्मक प्राणी हूं तो आप खुद को संवेगात्मक बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपकी जिंदगी में संवेगों, भावनाओं का मूल्य होगा। अगर आप मानते हैं कि मैं एक बौद्धिक प्राणी हूं तो आप जिंदगी में तर्क वितर्क को ज्यादा मूल्यवान समझेंगे, चर्चा को ज्यादा मूल्यवान समझेंगे, संवाद को ज्यादा मूल्यवान समझेंगे, और आप एनालिसिस, विश्लेषण, रीजनिंग, तर्क,
संवाद, डायलॉग, इन सब चीजों को मूल्यवान मानेंगे। इसी से आप मानेंगे कि आपका बौद्धिक विकास होता है। तो ये जो तुमने सवाल पूछा कि खुद का आत्ममूल्य कहां से आता है, ये आता है 3-4 बातों से। अब मैं इसको समराइज कर रहा हूं। पहला, जिंदगी में किस बात का अभाव है। इसीलिए जो मिडिल क्लास से लोग आते हैं ना, कि जब आईएएस बनते हैं तो क्या करते हैं, घूस लेते हैं, करप्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये लोअर मिडिल क्लास से आए हुए लोग, इनकी जिंदगी में धन का अभाव था, तो इन्होंने धन को सबसे ज्यादा मूल्यवान समझ लिया और आईएएस बनते लूटना शुरू कर देते, खूब पैसा कमाना चाहते, क्योंकि पैसे की भूख है इनको। जैसे इंसान को खाने की भूख होती है, वैसे हमारी जिंदगी में पैसे का अभाव था, तो हमको पैसे की भूख है। और उसी जिंदगी में जो ये आईएएस बनते हैं, उसके बाद पूरी जिंदगी जो आईएएस के तौर पर जीते हैं, उसमें उसी पैसे को ही अपने जिंदगी का ये लक्ष्य समझ लेते हैं। इनके लिए कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो इनके लिए संबंध उम्बंध, तार्किकता, भावना सब ताक पर रहती है। गरीब आदमी अपना काम करवाया, उससे भी पैसा लेंगे, उससे भी घूस लेंगे। बिना पैसा लिए, घूस लिए काम ही नहीं करेंगे, इनका कट फिक्स होगा। तो उनकी जिंदगी में धन का मूल्य है। तो पहला मूल्य आता है अभाव से। वो औरत जो लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाती थी, उसके लिए उसकी जिंदगी में अभाव था गैस सिलेंडर का, तो उसके लिए गैस सिलेंडर मूल्यवान था। वो आदमी जो मिडिल क्लास से आया, उसके लिए पैसा मूल्यवान। अभाव हमारी जिंदगी के मूल्य को तय करता है। दूसरा, उत्कृष्टता। हमारी जिंदगी में जब प्राय अभाव नहीं होता है, सिद्धार्थ की जिंदगी में अभाव नहीं था, विटगिंस्टीन की जिंदगी में अभाव नहीं था, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में अभाव नहीं था। जिन लोगों की जिंदगी में अभाव नहीं होता, वो फिर किसी उत्कृष्टता को मूल्य मानते, कुछ एक्सेलेंस हासिल करना चाहते। तो दूसरा मूल्य तय करने का तरीका है, या मूल्य को तय करने वाली चीज है एक्सेलेंस। तीसरा मूल्य तय होता है इस बात से कि तुमने अपनी जिंदगी का लक्ष्य क्या चुना है, तुम बनना क्या चाहते हो, हासिल क्या करना चाहते हो। भारत में बहुत सारे लोग थे जो मानते थे कि हम हासिल करना चाहते हैं मोक्ष, लिबरेशन। उनकी जिंदगी में मोक्ष सबसे मूल्यवान था। तो जिंदगी में जो हमारा एम होता है, उससे मूल्य बनता है हमारा। और चौथा और आखिरी, हम खुद का मूल्य कैसे तय करते हैं, इस बात से तय होता है कि तुम अपने आप को कैसा इंसान मानते हो, या तुम अपने आप को इंसान के रूप में परिभाषित कैसे करते हो। तुम मानते हो कि तुम एक इंसान हो, तो इंसान को बौद्धिक प्राणी होना चाहिए। तुम मानते हो तुम एक इंसान हो, तो इंसान को भावनात्मक प्राणी होना चाहिए। अगर बौद्धिक मानोगे तो बौद्धिकता से मूल्य आएगा, भावनात्मक मानोगे तो भावना से मूल्य आएगा। तो 4 बातें, अभाव, उत्कृष्टता, जीवन का लक्ष्य, और चौथा इंसान के तौर पर अपनी समझ। ये 4 बातें तय करती हैं कि हमारा मूल्य क्या होगा। तो ये एक सवाल आपने पूछा, इसका मैंने एक उत्तर दिया। इसके बहुत सारे उत्तर होते हैं, बहुत सारे तरह से इसकी एनालिसिस की जाती है, लेकिन मैंने एक आपको समझ के लिए एक सामान्य उत्तर बताया। दूसरा सवाल आपने पूछा है, अंतर्दृष्टि और ज्ञान में क्या अंतर। अब देखो, जब भी ऐसे सब पूछा करो तो अंग्रेजी भी लिख दिया करो, क्योंकि कई बार मुझे इसमें अंतर्दृष्टि से आप क्या लेना चाहते हैं, उसका मायने कई बार समझने में तकलीफ होती है। फिर भी मैं अंतर्दृष्टि को अगर इंट्यूशन मानूं, और ज्ञान तो नॉलेज है ही है, इनमें क्या अंतर है। देखो, ज्ञान एक बड़ा शब्द है, नॉलेज एक बड़ा टर्म है, और उसी नॉलेज को हासिल करने के बहुत सारे साधन हैं। ज्ञान आंख से देखकर भी आता है, ज्ञान जिह्वा से चखकर भी आता है, ज्ञान तर्क का प्रयोग करके भी आता है। जिह्वा से चखकर, हाथ से छूकर जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं अनुभव, एक्सपीरियंस। तर्क से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको कहते हैं बुद्धि। और कुछ लोग मानते हैं ज्ञान मनन करने से आता है। आप कई दिन तक किसी प्रॉब्लम पर लगातार विचार करते रहो, कई बार आप सालों विचार कर सकते हो, और एक दिन आपको अपने अंदर से उस समस्या का समाधान मिल जाएगा। जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ नाम का एक व्यक्ति है, जिसको इतिहास में हम आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से जानते हैं।
इसके दिमाग में 4 सवाल आए। 4 सवाल। कौन से 4 सवाल थे? पहला, क्या दुख है? क्या हमारा जीवन दुखमय है? दूसरा सवाल आया, क्या अगर हमारे जीवन में दुख है तो इसका कोई कारण है? तीसरा सवाल इसके दिमाग में आया कि अगर दुख का कारण है तो क्या उस दुख को हटाने का तरीका है? और चौथा सवाल इसके दिमाग में आया कि क्या दुख को हटाने का कोई निश्चित रास्ता है? क्या दुख को फाइनली हटाया जा सकता है किसी रास्ते से? तो दुख है क्या, दुख का कारण है क्या, दुख का निरोध संभव है क्या, और दुख निरोध का कोई मार्ग है क्या? 4 सवाल एक व्यक्ति के दिमाग में आए। अब इन 4 सवालों का उत्तर मिल जाएगा तो क्या आएगा? ज्ञान। लेकिन क्या वो सिद्धार्थ नाम का आदमी इन 4 सवालों का उत्तर किसी चीज को चख के प्राप्त कर सकता था? कि आम खाया, कोई मिठाई खा ली, गुड़ खाया, और उसको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जीवन दुखमय है या नहीं, दुख का कारण है या नहीं? आप पाएंगे इसका उत्तर नहीं मिलेगा। इसका मतलब अनुभव से सिद्धार्थ इन सवालों का जवाब नहीं पा सकता था, क्योंकि जिस आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा से सिद्धार्थ देख रहा है, दुनिया को अनुभव कर रहा है, वही आंख, नाक, कान तो उसके समान बहुत सारे व्यक्तियों के पास। और ये सवाल तो विलक्षण है। अगर इनका जवाब आंख, नाक, कान से मिलता होता तो सिद्धार्थ के साथ जीने वाले बहुत सारे मनुष्यों के पास इनका जवाब होता। तो सिद्धार्थ के पास नहीं है, औरों के पास नहीं है। आंख सबके पास है, कान सबके पास, इसका मतलब इन सवालों का जवाब आंख, कान, नाक से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर क्या इन सवालों का जवाब तर्क वितर्क से मिलेगा? आपने देखा होगा कि सिद्धार्थ जब घर छोड़ता है तो सांख्य आचार्य के पास जाता है, उच्छेदवादियों के पास जाता है जिनको निहिलिस्ट कहते हैं, शाश्वतवादियों के पास जाता है जिनको इटर्नलिस्ट कहते हैं, और कहीं भी उसको अपने सवाल का जवाब नहीं मिलता। इसका मतलब है कि सिद्धार्थ को जवाब बुद्धि से भी नहीं मिला, चर्चा से भी नहीं मिला। तब सिद्धार्थ ने क्या किया? सिद्धार्थ ने तय किया कि इसका जवाब मैं खुद ढूंढूंगा। और क्या करने लगा? गया नाम की एक जगह पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाता था और उस सवाल पर सोचता रहता था कि क्या वास्तव में दुख है, क्या दुख का कोई कारण है क्या? और ऐसा सिद्धार्थ ने महीनों किया। और एक दिन चिंतन करते करते कहते हैं कि 4 प्रहर में, 3-3 घंटे का 4 प्रहर होता है, 4 बजे से 7 बजे तक, 7 से 10, 10 से 1 और 1 से 4, शाम से शुरू किया और सुबह तक उसको 4 सवालों का 4 जवाब 4 प्रहर में मिल गया। कैसे मिला? ज्ञान तो मिल गया। सिद्धार्थ उसके बाद बताना शुरू करेगा लोगों को कि हाँ दुख है, दुख का कारण प्रतिसमुत्पाद का नियम है, दुख को हटाया जा सकता है और दुख को हटाने के लिए एक अष्टांगिक मार्ग है। अब सिद्धार्थ के पास 4 सवालों का डेफिनेट उत्तर है। कहां से आया उत्तर? क्या किसी तर्क से, गणित की थ्योरम से आया? नहीं, इसका मतलब बुद्धि से नहीं आया। क्या कुछ चख के, कुछ खा के, कुछ सूंघ के, कुछ देख के आया? नहीं, यहां से भी नहीं आया। इसका मतलब अनुभव से भी नहीं आया। तब किससे आया? जिससे आया उसी को कहते हैं अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन। तो सिद्धार्थ ने 4 सवालों का जो जवाब खोजा, जिनको आप 4 आर्य सत्य कहते हो, वो 4 आर्य सत्य जहां से जाने गए उसको इंट्यूशन कहते। ऐसा ही एक उदाहरण, अब मैं कहानी नहीं सुनाऊंगा, एक बहुत बड़े साइंसदान का है, साइंटिस्ट का है, जिसका नाम है आर्किमिडीज। आर्किमिडीज ने इसी इंट्यूशन से प्लवन का नियम ढूंढा था। चीजें तैरती कैसे हैं उसका पता लगाया था, विचार कर कर, चिंतन करके। कहानी है कि एक राजा ने सोने के मुकुट की शुद्धता परखने के लिए आर्किमिडीज को बुलाया और उसने प्लवन का नियम ढूंढ निकाला। तो तुम्हारा सवाल है ज्ञान और अंतर्दृष्टि में अंतर। अंतर्दृष्टि ज्ञान का एक प्रकार है, अंतर्दृष्टि ज्ञान का एक साधन है। ज्ञान के कई साधन हैं। एक साधन बुद्धि है, बुद्धि से ज्ञान तक जा सकते हैं। एक साधन अनुभव है, हम अनुभव से ज्ञान तक जा सकते हैं। वैसे एक साधन अंतर्दृष्टि है, इंट्यूशन है। कई तरह के ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमको किसी तरह के अनुभव और बुद्धि की जरूरत नहीं होती। हम वो ज्ञान इंट्यूशन से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कोई और सवाल तुम्हारा होगा तो उसको अगली बार भेजना,
अभी मैं इसका एक जनरल आंसर आपको बता रहा हूं कि इंट्यूशन और ज्ञान में ये अंतर है कि ज्ञान एंड है, इंट्यूशन उसका मेथड है, उसका मीन्स है। तो एंड और मीन संबंध है, साधन साध्य, ज्ञान साध्य है और बुद्धि, अनुभव, इंट्यूशन, ये सब उसके साधन है। अच्छा, मैं अब मान्या के सवालों को रोक कर अब एक बार सागर के सवालों को भी ले लेता हूं। एक सवाल उन्होंने पूछा है, हॉबी पर अभी से कैसे अपने दिनचर्या में ज्यादा शामिल करके कहां पर ध्यान दिया जाए। मतलब शायद ये पूछना चाहते हैं कि हॉबी कैसे डेवलप की जाए, कहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। देखो, हॉबी डेवलप करने के लिए पहले तो तुमको पहचानना पड़ेगा कि तुम किस किस्म के इंसान हो। हॉबी हमारी पर्सनालिटी से जुड़ी होती है। कुछ लोग होते हैं जिनमें कलात्मक रुचि ज्यादा होती है, वो अगर गाने बजाने संगीत वाली हॉबी बनाएंगे तो उसमें उनको ज्यादा रुचि आएगी। कुछ लोग अपने टेम्परामेंट से ही शुष्क होते हैं, ड्राई होते हैं, उनको ज्यादा कला वाला में मजा नहीं आता, आर्ट में म्यूजिक में ज्यादा मजा नहीं आता। वो कुछ सुडोकू खेलेंगे, कुछ और काम करेंगे तर्क वर्क वाला, उनको ज्यादा मजा आएगा वहां। तो उनको हॉबी उस तरह से बनानी चाहिए। कुछ लोग अपने नेचर से ही सामाजिकता में ज्यादा उनका मन लगता है, ऐसे लोग सामाजिक संबंध वाली कोई हॉबी बनाएंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा। तो पहले अपने आप को पहचानिए, पहचानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं, पहचानिए कि आपकी रुचि किसमें है, और फिर जिसमें रुचि हो उस क्षेत्र की कोई चीज जिसको करने में आपको मजा आता हो। हॉबी वो होती है जिसके लिए हम टाइम निकालते हैं। कई बार हमारे लिए कुछ काम करने के लिए हम क्या सो कहते हैं कि हम बहुत बिजी हैं इसलिए नहीं कर पाए, इसका मतलब आपका मन वहां नहीं लगता। जिस चीज में आपका मन लगता है ना, उसके लिए आप अपनी व्यस्त समय में टाइम निकाल लेते हैं। जैसे मैं 3-4 पाकिस्तान के बड़े पत्रकार हैं, उनका जो तर्जुमा है, उनका जो बयानिया है, उसको बड़ा पसंद करता। तो मुझे चाहे जितना क्लास पढ़ानी होती हो, रात में मैं एक बार उन 3-4 पत्रकारों को कहीं ना कहीं टाइम निकाल के यूट्यूब पर सुन लेता, चाहे जितना ही क्यों ना बिजी हूं, दूसरा काम छोड़ के सुन लेता हूं। इसका मतलब है कि मेरी हॉबी है। अब ये कैसे पता की मैंने पहले पता किया होगा कि मैं किस तरह का इंसान हूं। मैंने देखा होगा कि मुझे एनालिसिस में, रीजनिंग में, तर्क में ज्यादा मजा आता है। इसका मतलब मुझे तब उसी क्षेत्र में निवेश करना चाहिए। तो हॉबी अगर आप बनाना चाहते हैं तो पहले अपने पर्सनालिटी टाइप को पहचानिए। पर्सनालिटी टाइप को पहचान के फिर उसमें उस पर्सनालिटी टाइप के हिसाब से आपको तय करना होगा कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है, कौन सी चीज करना आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज के लिए आप टाइम निकालते हैं। और उसको जब पहचान लीजिए तब उसको डेवलप करना शुरू कीजिए। तो इस सवाल में 2 भाग हो जाएंगे उत्तर में इसके। एक, हॉबी कैसे डेवलप करें, दूसरा सवाल है पहले पता कैसे करें कि हमारी हॉबी क्या है या क्या होनी चाहिए, किस चीज को मुझे हॉबी बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। ठीक है, जनरली तो आपकी हॉबी वैसे ही होनी चाहिए, बनाने का चक्कर उसमें नहीं होना चाहिए। फिर भी आप हॉबी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए यही तरीका आपको अपनाना होगा। और जब एक बार आप पहचान लें कि आपका पर्सनालिटी टाइप क्या है, तब फिर आप उस क्षेत्र में उसके अनुरूप हॉबी बनाने पर जोर दीजिए। इस तरह से आपको इसमें और दिनचर्या में अपने एक समय निश्चित कीजिए कि इस समय पर मैं ये काम करूंगा या करूंगी, उसको कभी तोड़िए मत। और इनफैक्ट मेरा कहना तो ये है कि अगर आपकी हॉबी होगी वाकई वो, तो आप उसके लिए समय अलग से निकालेंगे, तोड़ने की तो बात छोड़ दीजिए। तो ये एक हॉबी वाला सवाल है जिसको, इसमें कुछ और पूछना चाहते रहे हो तो मुझे लिखकर भेजना। तुम्हारे सवाल से इतनी क्लैरिटी मुझे बनी, उतना मैंने बताया कि अगर आपको हॉबी डेवलप करनी है तो पहले पता लगाइए कि आप किस तरह के इंसान हैं, आप में डोमिनेंट फैकल्टी कौन सी। फिर उस डोमिनेंट फैकल्टी का देखिए कि आप क्या कर सकते हैं, कौन सी चीज करने में आपको मजा आता है। जैसे आप कलात्मक व्यक्ति हैं तो आपको चित्रकला करने में ज्यादा मजा आता है, म्यूजिक सुनने में ज्यादा मजा आता है, क्या करने में ज्यादा मजा आता है, उस फील्ड को चुनिए। और फिर उसके लिए आप आगे प्रयास कर सकते हैं अपने फील्ड के हिसाब से। जो फील्ड चुनेंगे उसके बाद उसके हिसाब से काम करें।
यौन अपराध जैसे मामले अब जेंडर आधारित नहीं रह गए हैं। महिलाओं पर भी इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि लड़कों के साथ यौन अपराध के ज्यादातर मामले दर्ज नहीं हो रहे। अब ये तो मुझे नहीं पता है कि आज लड़कों को भी, उनका भी यौन शोषण हो रहा है, स्त्रियां कर रही हैं, ऐसा तो कह पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सवाल स्पेकुलेटिव है। अच्छा, अब दो तीन सवाल हैं जिनको हम लोग आगे लेंगे। एक है, निबंध लिखते समय दिमाग में शब्दों की सीमा चलने लगती है, इससे कैसे निपटारा किया जाए। अच्छा, एक सवाल पूछा है, सामाजिक परिवर्तन की राह पर भारत चल रहा था, लेकिन फिर से भारत की रूढ़िवादी परंपराओं ने फिर से भारत रूढ़िवादी परंपराओं की ओर फिर से अग्रसर हो गया। जहां तर्क को ज्यादा वरीयता देने की आवश्यकता है, क्या फिर से 18वीं शताब्दी पहले की ओर भारत चल चुका है, जो परिवर्तन की राह पर वर्तमान में था। कुल मिलाजुला कर ये कहना ये चाहते हैं कि भारत में रूढ़िवादी विचारधारा और परंपराओं ने हमारे सामाजिक परिवर्तन की स्पीड और राह को बदल दिया है। ठीक है, चलिए इस पर एक बार हम लोग बात करेंगे। अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और ये सामाजिक परिवर्तन वाला सवाल और निबंध वाला सवाल इसको देखेंगे।